फ्रेंड्स, मैं स्तुति आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी 0.1 में घटना चक्र बुक से। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 4 गवर्नर जनरल वायसराय का पार्ट 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? चैप्टर 4 गवर्नर जनरल वायसराय का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप में से कोई भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, गवर्नर जनरल और वायसराय। पर उससे पहले थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज करते हैं, फिर एमसीक्यूज देखेंगे। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 1863 तक था। 1862 से 1863 तक था। चलिए अब हम लोग लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड एल्गिन ने वहाबी आंदोलन का दमन किया। वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? तो वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869 तक था। 1864 से 1869 तक था। चलिए अब हम लोग लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के संबंध में लॉर्ड लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। लॉर्ड लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड लॉरेंस द्वारा 1865 में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। इसे भी आप याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872 ईस्वी तक था। 1869 से 1872 ईस्वी तक था। चलिए अब हम लोग लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया। भारतीय सांख्यिकी बोर्ड का गठन किसके कार्यकाल में किया गया? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। मेयो कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में अजमेर राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई और 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना भी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो की एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो की एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दी।
लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1872 से 1876 ईस्वी तक था। 1872 से 1876 ईस्वी तक था। चलिए इसके कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय हुआ। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड लीटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड लीटन का कार्यकाल 1876 से 1880 तक था। 1876 से 1880 तक था। भारत में लॉर्ड लीटन को अलोकप्रिय की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। चलिए अब हम लोग लॉर्ड लीटन के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे। साहित्य में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि साहित्य जगत में लॉर्ड लीटन के बहुत ज़्यादा रुचि होने के कारण लॉर्ड लीटन को ओवन मेरिडिथ की उपाधि से नवाजा जाता है और उसी नाम से जाना भी जाता है। लॉर्ड लीटन के समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। किसके समय में? तो लॉर्ड लीटन के समय में। लॉर्ड लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। लॉर्ड लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। कब? 1878 ईस्वी में। 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके कार्यकाल में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसके कारण कई स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक सामग्री के प्रकाशन का आरोप लगाकर बंद कर दिया गया। देखिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था? तो इसमें प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे और इसलिए प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के कारण भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण लॉर्ड लीटन नकारात्मक छवि के रूप में उभर कर आए थे। लॉर्ड लीटन के समय में 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। देखिए लॉर्ड लीटन ने न केवल प्रेस पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि उसी वर्ष उसने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 को लागू किया। इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के किसी भी भारतीय को अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐसा करने पर सज़ा और जुर्माना का प्रावधान किया गया और इसे जो है अपराध की श्रेणी में रखा गया। लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा की परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लॉर्ड लीटन ने सिविल सेवा की परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इस प्रकार भारतीयों का चयन सिविल सेवा में ना हो, इसके लिए लॉर्ड लीटन ने यह कदम उठाया था और 21 वर्ष की आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड रिपन भारतीय इतिहास में काफ़ी चर्चा में रहे हैं और सबसे लोकप्रिय वायसराय की श्रेणी में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था?
तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। चलिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। देखिए 1882 ईस्वी में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा लागू किया गया था, उस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में ही हुई थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम रिपन के द्वारा लगाया गया। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ही आया। याद रखिएगा दो घटनाएं लॉर्ड रिपन के समय के, पहला 1881 में नियमित जनगणना और दूसरा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम। लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में शिक्षा के क्षेत्र में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ और 1882 ईस्वी में स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए एक कमीशन गठित किया गया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन का काम था प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव देना और 1882 ईस्वी में ही स्थानीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। 1883 में इल्बर्ट विल विवाद 1883 में इल्बर्ट विल विवाद रिपन के समय में ही पारित हुआ, जिसमें भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार दे दिया गया। ये बिल क्या था? इस बिल के तहत ब्रिटिश जो भारत में न्यायपालिका में न्यायाधीश थे और कुछ भारतीय जो न्यायाधीश थे, दोनों को बराबर करने की बात की गई। एक समस्या थी कि भारत में जो ब्रिटिशर्स के ऊपर मुकदमा चलाया जाता था वो केवल ब्रिटिशर्स जज ही उनकी सुनवाई कर सकते थे। लॉर्ड रिपन ने इस बिल के माध्यम से ये अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को देने का प्रयास किया कि भारत में रहकर ब्रिटिश न्यायाधीशों पर भी मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं, जिसका विरोध ब्रिटेन में हुआ और इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसे किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका परिणाम ये निकला कि इस बिल के विवाद में आने के कारण 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना त्याग पत्र दे दिया। 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना त्याग पत्र दे दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संख्या दी, यानी जिस प्रकार का लॉर्ड रिपन का स्वभाव था और भारत के पक्ष में उन्होंने नीतियां बनाई, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संख्या दी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। 1884 से 1888 ईस्वी तक। चलिए अब हम लोग लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ
और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। अच्छा, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1885 से 1888 में हुआ था और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। देखिए, यहाँ मैंने क्रम से नहीं लिखा है, जो इम्पोर्टेंट वायसराय हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। लॉर्ड कर्जन सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय थे। चलिए अब हम लोग लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। पहली बार बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, जिसकी अनुशंसाओं पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। देखिए, 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर भारत में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 1904 में। और इससे पहले 1902 में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ और इसी आयोग की सिफारिश पर इस अधिनियम को 1904 में पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1905 से 1910 तक था। 1905 से 1910 तक था। भारत में ये अपने नकारात्मक छवि के लिए ही जाने जाते हैं और भारत में फूट डालो राज करो को बढ़ावा देने के क्रम में भी लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। चलिए अब हम लोग लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में की गई थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खां के अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ। गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। देखिए 1909 इम्पॉर्टेंट है ये। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति को और तेज बढ़ावा दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1910 से 1916 तक। 1910 से 1916 तक था। चलिए अब हम लोग लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। इनके समय में 1911 में जॉर्ज परचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इनके समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अच्छा, बंगाल विभाजन किसके समय किया गया था?
तो लॉर्ड कर्जन के समय, किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था 1905 में। जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था, उस बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर में किया गया और इसी दिल्ली दरबार के तहत बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इसी बंगाल विभाजन में यह घोषणा की गई, जहां एक तरफ बंगाल विभाजन को, वहीं दूसरी तरफ बिहार बंगाल से एक पृथक राज्य का निर्माण किया जाएगा और दिल्ली राजधानी के रूप में बनाया जाएगा। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई। 1916 में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी और किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। 1916 से 1921 तक था। चलिए अब हम लोग इसके कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की। 1916 की महत्वपूर्ण घटना है होम रूल आंदोलन। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि होम रूल लीग की शुरुआत कब हुई थी और इस समय वायसराय कौन था? तो कब हुई थी? 1916 में हुई थी और वायसराय चैम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। देखिए 1919 की घटना है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसे भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी। भारत में लागू होने वाला रॉलेट एक्ट क्या था? तो ये भारतीयों पर किसी भी संदेह की परिस्थिति में उसे गिरफ्तार करने के लिए एक एक्ट लाया गया था। डॉक्टर सतपाल और शैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके विरोध में भारतीय जनता अमृतसर के बाग में इकट्ठा हुई और फिर एक घटना हुई थी जिसे आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। किसके समय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 तक था। 1926 से 1931 तक था। चलिए अब हम लोग लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। देखिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारे दिए गए, क्योंकि इस आगमन में जितने भी सदस्य थे साइमन कमीशन में वो सारे ब्रिटिशर्स थे। परिणाम ये निकला कि भारतीय सदस्य इस ग्रुप में नहीं होने के कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के बाद भारतीयों को चैलेंज दिया गया कि क्या आप खुद का कानून खुद से तैयार कर सकते हैं। तो भारतीयों ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ये आया था कब? 1928 में, जिस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो ये 1928 में आया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किया गया। दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भेजने के उद्देश्य से गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932। देखिए इसी समय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन के आयोजन हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने भाग लिया था और BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कब से कब तक था? 1936 से 1943।
चलिए अब हम लोग इनके कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। देखिए 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिलिथगो थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों से बिना पूछे ही ये घोषणा कर दी गई कि भारतीय हमारा समर्थन कर रहे हैं और इसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया 1939 में। 1939 की यह घटना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वजह से यह त्यागपत्र दिया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वजह से यह त्यागपत्र दिया था? तो बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा के कारण कांग्रेस के संपूर्ण मंत्रिमंडल ने यह त्यागपत्र दिया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा ही लाया गया था। 1940 में ब्रिटेन में चर्चिल प्रधानमंत्री बने। 1940 में ब्रिटेन में जब चुनाव हुआ तो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री चुने गए। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारत का सबसे बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ और अंतिम आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। लॉर्ड वेवल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1943 से 1947 तक। 1943 से 1947 तक। चलिए अब हम लोग लॉर्ड वेवल के कार्यकाल की मुख्य घटना और कार्य को देखते हैं। लॉर्ड वेवल के समय में 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ था। 1946 में अंतिम विद्रोह हुआ था, नौसैनिक विद्रोह, और ये विद्रोह जो था नौसेना द्वारा किया गया था मुंबई के क्षेत्र में। नौसैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किसके समय हुआ था? लॉर्ड वेवल के समय हुआ था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवल के समय में कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में, और इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से 1948 तक। 1947 से 1948 तक माउंटबेटन 1947 को भारत आए और भारत आने के बाद भारत को आज़ाद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देखिए 1946 में जब चुनाव हुए ब्रिटेन में तो चर्चिल प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं और एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और इसी उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना तैयार की और इसी योजना की तैयारी के क्रम में भारत को आज़ाद किया गया। भारत को 2 देशों में बदल दिया गया, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के समय 1947 जब देश आज़ाद हो गया तब वायसराय शब्द समाप्त हो गया और फिर से गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, और गवर्नर जनरल के पद पर माउंटबेटन को ही नियुक्त किया गया, जो 15 अगस्त 1947 से 1948 तक गवर्नर जनरल रहे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। भारतीयों के विरोध के बाद 1948 में माउंटबेटन को पद से हटा दिया गया और फिर सी राजगोपालाचारी को 1948 से 1950 का जो 2 वर्ष के लिए गवर्नर जनरल का पद था वो सौंपा गया। ये एक भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन रहे? तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो हमारा देश गणतंत्र बन गया, तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति पद का सृजन हुआ। उस समय से भारत में राष्ट्रपति बनने लगे और गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87,
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। अच्छा, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक था। 1880 से 1884 तक था। लॉर्ड रिपन से आप कुछ और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो देखिए, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्षों से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो ये कथन जो है ये गलत है। देखिए, फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था और उस अधिनियम में सिर्फ और सिर्फ ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं से संबंधित प्रावधान किया गया था। उस अधिनियम में महिला से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो ये कथन जो है ये सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, ये गलत है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन होगा, ना कि लॉर्ड लिटन होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं इसको। पहला ऑप्शन है क्लाइव। क्लाइव मैच करेगा बंगाल में दोहरा शासन से। बंगाल में दोहरा शासन कब? तो 1765 में। दूसरा ऑप्शन है बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक मैच करेगा अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही मैकाले के द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ जो था वो प्रेस पर से प्रतिबंध हटाता है और इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो चार्ल्स मैडकॉफ किससे मैच करेगा? चार्ल्स मैडकॉफ मैच करेगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। चौथा ऑप्शन है कर्जन। कर्जन की बात करें तो कर्जन मैच करेगा बंगाल विभाजन से, क्योंकि
कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। क्लाइव मैच करेगा बंगाल में दोहरा शासन से, बेंटिक मैच करेगा अंग्रेजी राज्य से, चार्ल्स मैटकॉफ मैच करेगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना और कर्जन मैच करेगा बंगाल विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं इसे। पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी मैच करेगा व्यपकंत के सिद्धांत से। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक मैच करेगा सती प्रथा का निषेध, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1829 में। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन किससे मैच करेगा? लॉर्ड रिपन मैच करेगा स्वायत्त शासन से। चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन किससे मैच करेगा? लॉर्ड कर्जन मैच करेगा बंगाल का विभाजन से, यानी DABC। DABC। अब चलिए देखते हैं कूट में DABC कहाँ है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट। ये गलत है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। 1773 में किसका कार्यकाल था? तो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था, 1772 से 1774 तक। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली स्थायी बंदोबस्त। ये भी गलत है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय। ये सही है। अच्छा, लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1842 से 1844 तक। और लॉर्ड एलनब्रो के समय में 1843 में सिंध का विलय किया गया। चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। 1899 से 1905 तक था। और आप लॉर्ड कर्जन से कुछ और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था, और 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के काल में। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया, और उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे और ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया। यहाँ ऑप्शन में आपको मेयो या फिर अर्गिल किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए किया गया था, और इसमें 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905। 1899 से 1905। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916। 1910 से 1916। अब अगर बात करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड की, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921। 1916 से 1921। और अगर बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931। 1926 से 1931। तो चलिए अब इसे आराम से अरेंज करते हैं। इसका क्रम होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। तो ये सही है। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। दूसरा कथन क्या है? पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो ये भी सही है। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया और बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, चोल नागपुर को शामिल किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो देखिए, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर होगा इसका ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो ये किया था लॉर्ड मिंटो ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। देखिए, बात है 1905 की। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया जाता है। 1909 में इन्हीं लोगों के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार आता है और यही मार्ले मिंटो सुधार में 1909 का अधिनियम होता है और उसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था?
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। अच्छा, लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। 1921 से 1926 तक था। इसके समय में चोरी चोरा कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ और रॉलेट एक्ट निरस्त हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये जो है ये गलत है, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था और फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। और एक चीज़ याद रखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में कि इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन है इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, ये सुमेलित है। दूसरा ऑप्शन है इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सुमेलित है। तीसरा ऑप्शन है रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी सुमेलित है। चौथा ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये जो है ये गलत है। अभी जस्ट हमने देखा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था और लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में हटाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल था 1910 से 1916, 1910 से 1916 तक। और इसी के समय जो है 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया जाता है और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है हड़प नीति। हड़प नीति मैच करेगा डलहौजी से। फिर बंगाल का विभाजन मैच करेगा कर्जन से। उसके बाद बंगाल में दोहरा शासन, ये मैच करेगा क्लाइव से। उसके बाद फिर है सामाजिक सुधार, ये मैच करेगा पेंटिक के साथ, यानी 3124। अब देखिए 3124 कहाँ है कुट में? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में स्थान दिया हुआ है और सूची 2 में अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। पहला ऑप्शन है संभलपुर। संभलपुर मैच करेगा 1849 से सतारा। सतारा मैच करेगा 1848 से अवध। अवध मैच करेगा 1856 से और झांसी। झांसी मैच करेगा 1854 से, यानी कि 2143। 2143। अब देखिए 2143 कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 2143। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सिक्किम का विलय होता है 1817 में।
1817 में। झांसी का विलय होता है 1853 में। झांसी का विलय होता है 1853 में। पंजाब का विलय होता है 1849 में। 1849 में। बर्मा का विलय होता है 1854 में। 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लीटन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।